परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। कोहिनूर, इस नाम से शायद ही कोई अनजान होगा। एक हीरा जिसने कई लुटेरों को तबाह किया और बारंबार लूटे जाने पर भी अपनी मातृभूमि भारत में लौट कर आया। ये बताया जाता है कि जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा उसे पूरी दुनिया प्राप्त होगी और साथ में इसका दुर्भाग्य भी। इस हीरे के अभिशाप से सिर्फ एक औरत और एक भगवान ही बच सकते हैं। एक समय ये हीरा भारत की शान हुआ करता था। न जाने कितने ही युद्ध और छल कपट हुए इस हीरे को पाने के लिए। ये हीरा 170 साल से भारत के पास नहीं है और आज ये टावर ऑफ लंदन में मौजूद है, एक जीत का प्रतीक बनकर। आज इस वीडियो में कोहिनूर के इतिहास के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इससे जुड़े कई ऐसे किस्से और रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी इस हीरे के अद्भुत शक्तियों के बारे में। तो अंत तक बने रहें और इस वीडियो को एंजॉय करें। द मेकिंग ऑफ कोहिनूर। जमीन के गहराइयों में करीब 150 से 200 किलोमीटर नीचे, जहां तापमान बहुत अधिक होता है, वहां बनते हैं हीरे। लाखों टन दबाव में कार्बन के एटम्स जुड़ जाते हैं और कई वर्षों के प्रक्रिया से बनता है एक हीरा। समय समय पर होती वोल्केनिक एक्टिविटीज की प्रक्रिया से हीरा जमीन के सतह तक पहुंचता है। माना जाता है करीब 5000 साल पहले दक्षिणी भारत के गोलकोंडा एरिया के कोल्लूर माइंस में मिला था ये हीरा। 17वीं शताब्दी में भारत ही एक ऐसा देश था जो पूरे दुनिया में सबसे शुद्ध हीरे की खनन करता था। कोल्लूर माइंस में मिले इस हीरे का वजन करीब 793 कैरेट्स था, जो आज सिर्फ 105 कैरेट का बनके रह गया है। इस हीरे को कई बार तराशा गया और इसके रॉ फॉर्म को एक्सप्लॉइट किया गया। 793 कैरेट से ये हीरा 320 कैरेट का हुआ, फिर 186 कैरेट का और फिर 105 कैरेट का। ईयर 1310, काकतिया एम्पायर एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आज के आंध्रा और तेलंगाना की जो एरिया है वो काकतियास का साम्राज्य था, जो एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। यह उस समय की एक पॉलिटिकली स्टेबल और रिच डायनेस्टी थी। दिल्ली के गद्दी में बैठे अलाउद्दीन खिलजी की नज़र काकतियास पर पड़ी और वो उन्हें लूटने का मन बना बैठा। फिर उसने अपने जनरल मलिक काफूर को भेजा इस कॉन्क्वेस्ट पे। मलिक काफूर वाज ए यूनक और वो खिलजी का एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी जनरल था। कोहिनूर को काकतियास ने भद्रकाली के मंदिर में मूर्ति की बाईं आंख में लगाया हुआ था और इस मंदिर की बहुत ही अच्छे से देखरेख की गई थी। उस समय किसी भी स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके स्टेट सिंबल को डिस्ट्रॉय किया जाता था, कोई मंदिर या फिर कोई मूर्ति। मलिक काफूर मंदिर में एंटर करता है और उसे नष्ट कर देता है। खजाना लूटने के बाद वो अपनी नज़र मूर्ति की आंखों में डालता है तो पूरी तरह चौंक जाता है। उस हीरे की चमक ऐसी थी कि उसने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। मलिक काफूर 23 जून 1310 में राजा प्रताप रुद्र से लूटा गया खजाना और वो हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। खिलजी उस हीरे को पाकर खुश होता है और उसे उस हीरे के बहुत ही कीमती होने का एहसास हो जाता है। पीरियड 1290 to 1320, द डिक्लाइन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इस हीरे ने अपनी रंगत दिखानी शुरू कर दी थी और फिर खिलजी डायनेस्टी धीरे धीरे टूटने लगी। कहते हैं मलिक काफूर ने दिल्ली की सत्ता हड़पने के लिए अलाउद्दीन का कत्ल करवाया। फिर मलिक काफूर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और उसे भी पैलेस गार्ड्स ने मार डाला 1316 में। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बना और उसका भी वही हश्र हुआ। धीरे धीरे 1320 तक खिलजी साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। खिलजी सल्तनत के डिक्लाइन के बाद आई तुगलक सल्तनत, फिर सैयद सल्तनत और फिर दिल्ली की गद्दी आई लोधी सल्तनत के हाथ में। 1320 से 1526 ईस्वी तक इस हीरे का किसी भी साहित्य में कोई भी लेख नहीं है। ये इस हीरे की खासियत है कि कई बार ये हीरा अपने आप को इतिहास के पन्नों से अलग कर देता है। ईयर 1526, बैटल ऑफ पानीपत एंड द राइज ऑफ मुगल्स। सल्तनतें बदलती गईं और ये हीरा खामोशी से गुजरते वक्त को देखता रहा। इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान था जो दिल्ली के तख्त पर बैठा। फिर दौर आया मुगलों का। मुगल्स खैबर दर्रा को पार कर उज्बेकिस्तान से आए थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने भारत में मुगलों की नींव रखी, उस समय मुगलों का सरताज था। इब्राहिम लोदी को जब पता चला कि मुगलों ने भारत में एंट्री ले ली है तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ और इतिहास में इस युद्ध को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। बाबर की सेना युद्ध में बहुत ही काबिल थी। उसके पास लाखों की तादाद में सैनिक थे। बाबर के पास तोपखाना था और उसकी आर्मी वॉर टैक्टिक्स जानती थी। उसके पास लाइन ऑफ कमांड थी और पूरी सेना को छोटे छोटे बटालियंस में बांटा गया था। यह एक एडवांस आर्मी थी। बाबर के तोपों के धमाकों से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए और उल्टे भागने लगे। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और बाबर ने दिल्ली की गद्दी हड़प ली। बाबर को पता था कि दिल्ली सल्तनत का खजाना आगरा में है, तो उसने फौरन अपने बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को आगरा भेजा।
हुमायूं आगरा फोर्ट को कैप्चर करता है और पूरा ट्रेजरी खाली कर देता है। उसे वो हीरा मिलता है और वो इस हीरे को बाबर के सामने पेश करता है। इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में भी किया गया है कि कितना बड़ा और उज्जवल वो हीरा था। इतनी सेंचुरीज के बाद अब इस हीरे को एक पहचान मिलती है और इसे पुकारा जाने लगा बाबर का हीरा। पीरियड 1526 to 1540, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर्स बाबर एंड हुमायूं। ये हीरा धीरे धीरे कई सल्तनतों के पतन के बाद अब मुगलों के पास आया और अब बारी थी बाबर के पतन की। बाबर के बेटे हुमायूं की तबीयत खराब होती है और हकीम ये बताते हैं कि हुमायूं अब नहीं बचेगा। तो बाबर खुदा से दुआ करता है कि हुमायूं की सारी बीमारी उस पर आ जाए और यही हुआ। बाबर बीमारियों के चलते मारा गया और हुमायूं ठीक होकर मुगल एम्पायर का नया बादशाह बना। अगले 10 सालों तक हुमायूं ने राज किया। फिर उसकी भी मुश्किलें आरंभ हुई। हुमायूं अब युद्ध हारने लगा और लोगों को उस पर विश्वास नहीं रहा। वो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में परास्त होता है अगेंस्ट शेर शाह सूरी। फिर हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। जब उसने भारत छोड़ा तो वो अपने साथ उस हीरे को भी ले गया। बाबर का हीरा अब बेशकीमती हो गया था। 2.5 दिन का खाना पूरे विश्व के लिए उस हीरे की कीमत इतनी लगाई गई थी। उसके बाद हुमायूं ईरान की तरफ बढ़ा मदद के लिए। पर्शियंस के साथ बाबर के बहुत अच्छे संबंध रहे थे तो पर्शियंस ने हुमायूं की भी मदद की। उस समय पर्शिया का रूलर था शाह तमास्प। कहते हैं उसने हुमायूं की खूब खातिरदारी की और फिर हुमायूं ने बाबर का हीरा शाह तमास्प को भेंट करी। यह पहली बार था जब इस हीरे ने इतने सालों बाद भारत से दूरी बनाई और ये लगने लगा कि अब ये हीरा भारत वापस नहीं आएगा। लेकिन इस हीरे की अपनी ही कहानी लिखी गई थी। रिटर्न ऑफ बाबर का हीरा टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उस समय सुन्नीज और शियाज में बहुत लड़ाइयाँ चलती थी। मुगल सुन्नीज थे और निज़ाम्स थे शियाज। शाह तमास्प अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह को बाबर का हीरा भेजता है अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए। इस हीरे को अब निज़ाम शाह तक पहुंचाने के लिए एक दूत अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम था मेहतर जमाल। मेहतर जमाल निकला तो जरूर था बाबर के हीरे को लेकर, लेकिन वो कभी अहमदनगर पहुंचा ही नहीं। हर जगह लोग भेजे गए इस हीरे को ढूंढने के लिए, लेकिन ये हीरा अपने स्वभाव के अनुसार फिर से गायब हो गया। अगले 100 सालों तक ये हीरा गायब रहा। इतने समय तक ये हीरा कहाँ रहा, किसके पास रहा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है और इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है। कहा जाता है ये हीरा काले बाजार में घूमता रहा यहाँ से वहाँ और फाइनली 100 साल बाद ये हीरा पहुंचता है एक हीरे के पारखी के पास जिसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला एक पारसी सौदागर था और एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर था भारत के गोलकोंडा रीजन में। उसने भारत के कर्नाटका को कंट्रोल कर रखा था और एक बहुत बड़ा कंपटीटर बन गया था गोलकोंडा के शासक कुतुब शाह का। मीर जुमला को डर था कि कहीं कुतुब शाह उसके कर्नाटका के कंट्रोल को नुकसान न पहुंचाए, तो उसने मुगलों से दोस्ती कर ली। पीरियड 1600 to 1748, द कोलैप्स ऑफ मुगल्स। उस समय शाहजहां दिल्ली की तख्त संभाले हुए था। मीर जुमला ने शाहजहां को ये हीरा तोहफे में भेंट करी। लोगों के बीच बातें होने लगी कि कहीं ये बाबर का हीरा ही तो नहीं जो 100 साल पहले गायब हो गया था। आकार, चमक इस हीरे का भी सेम था बाबर के हीरे समान, लेकिन अब की बार ये हीरा वजन में थोड़ा ज्यादा था। बाबर का हीरा था 320 रत्ती का और शाहजहां का हीरा था 360 रत्ती का। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नया हीरा अलग था बाबर के हीरे से और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वही खोया हुआ बाबर का हीरा ही था। अलग अलग समय में हीरे को तौलने की तरकीब अलग होती है, तो सही तरीके से इस बात की पुष्टि कर पाना मुमकिन नहीं है। फिर शाहजहां ने इस हीरे को अपने तख्ते ताओस में लगाया था, जो पूरे दुनिया का उस समय बेशकीमती थ्रोन था। इसको पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। औरंगजेब ने कपट से अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था और दिल्ली खुद के नाम कर ली थी। यह हीरा फिर से लग गया अपने लुटेरों को तबाह करने। इस बार बारी थी शाहजहां की। दिल्ली सल्तनत को पाने के बाद औरंगजेब ने इस हीरे को तराशने की जिम्मेदारी दी वेनिस के रत्न कलाकार हॉर्टेंशियो बोर्जियो को। हॉर्टेंशियो बोर्जियो ने इस हीरे को इतनी बुरी तरह काटा कि इसका वजन सीधा 186 कैरेट तक आ गिरा। औरंगजेब ने गुस्से में आकर उस कारीगर को जेल में बंद करवा दिया इस लापरवाही की वजह से। इस हीरे को अब मुगल कट कहा गया जो 186 कैरेट का था। फिर यहाँ से शुरू हुई औरंगजेब के पतन की कहानी। सुल्तान बनने के बाद भी औरंगजेब खुश नहीं था। उसके अपने ही एलाइज और खुद के बेटों से अनबन शुरू हो गई। फिर वो दक्षिण भारत चला गया अपने एक बेटे से लड़ने और कभी दिल्ली वापस नहीं आया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल डायनेस्टी कोलैप्स होने लगती है। उसके बाद कई मुगल बादशाह आए और गए। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दरहत और मोहम्मद शाह रंगीला, ये सभी शासक मौज मस्ती में रहने लगे और अय्याशी करते करते मारे गए। मुगल एम्पायर धीरे धीरे पूरी तरह कोलैप्स हो गया। खिलजियों के नाश के बाद अब हीरे ने मुगलों का भी अंत देखा था। अब बारी थी एक तीसरे लुटेरे की,
नादिर शाह अफशार, पीरियड 1739 to 1747, अराइवल ऑफ नादिर शाह एंड द बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह खैबर दर्रा से होकर भारत पहुंचता है, मन में एक ही लक्ष्य लिए, दिल्ली की लूट। नादिर शाह ईरान से आया था और एक पर्शियन था। 1739 में वो मुगलों से लड़ता है। इस युद्ध को बैटल ऑफ करनाल के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह पूरे दिल्ली को जला डालता है। 20,000 से अधिक लोगों को मारा गया और 10,000 लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया। पूरी दिल्ली को लूटा जाता है। कहते हैं नादिर शाह ने इतनी लूट जमा कर ली थी कि वापस पर्शिया पहुंचकर उसने लोगों को टैक्स फ्री कर दिया। अगले 3 सालों तक उसने तख्ते ताउश को भी लूटा और फिर उसके हाथ लगा बाबर का हीरा, जिसे देखते ही उसके जुबान से वो अल्फाज निकले जिससे इस हीरे की आज पहचान होती है, कोह-ए-नूर, जिसका मीनिंग था माउंटेन ऑफ लाइट। इतने वर्षों के बाद यह पहली बार था जब इस हीरे को उसकी सही पहचान मिली थी। नादिर शाह दिल्ली लूटने के कुछ महीने बाद वापस ईरान चला जाता है कोह-ए-नूर को लेकर और दिल्ली की गद्दी मुगल्स को दे जाता है। उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया था। इसके बाद नादिर शाह ने कई युद्ध लड़े ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, लेकिन वो हारने लगता है। धीरे धीरे नादिर शाह जैसा खूंखार शासक भी अंधेरों में गुम हो जाता है। फिर उसके साथ भी वही हुआ जो मुगल्स और खिलजियों के साथ हुआ। 19 जून 1747 में नादिर शाह के खुद के लोगों ने उसका खून कर दिया और यहाँ नादिर शाह की कहानी भी खत्म होती है। पीरियड 1747 to 1801, द न्यू गार्डियन ऑफ कोह-ए-नूर, अहमद शाह अब्दाली। अब कोह-ए-नूर आता है अहमद शाह अब्दाली के पास, जो नादिर शाह का कमांडर रह चुका था। यह माना जाने लगा कि इस हीरे को पहनने से युद्ध जीते जा सकते हैं, तो अब अब्दाली उस हीरे को अपने हाथ में पहन लेता है। अब्दाली ने खुद को अफगानिस्तान का एम्परर घोषित किया और फिर 8 बार अटैक किया भारत में। वो हर युद्ध में कोह-ए-नूर को अपने हाथ में पहनकर निकलता था। अहमद शाह अब्दाली के बाद कोह-ए-नूर पहुंचा उसके बेटे तिमूर शाह अब्दाली के पास और फिर उसके बाद तिमूर शाह के बेटे ज़मान शाह अब्दाली के पास। अब कोह-ए-नूर को पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाने लगी। इस हीरे को पाने की इच्छा हर किसी को होने लगी। परिवार बढ़ गए, दोस्त दुश्मन में बदल गए और न जाने क्या क्या हुआ इस हीरे को लेकर। ज़मान शाह को अपने ही लोगों ने बंदी बना लिया और उसे आशिक के किले में कैद कर लिया। ज़मान शाह हीरे को जेल खाने की एक दीवार पर छुपा देता है ताकि उसे कोई और हासिल न कर पाए। ज़मान शाह के बाद उसके छोटे भाई शाह शुजा को अब ये हीरा चाहिए था, तो उसने पूरी जोर लगाई इस हीरे को ढूंढने में, लेकिन उसे वो हीरा नहीं मिला। तो गुस्से में उसने पूरे आशिक के किले को ही तोड़ दिया। फिर एक दिन यह बेशकीमती हीरा मलबों के ढेर से एक मौलवी को मिलता है और इस हीरे को उस मौलवी से लेकर शाह शुजा को पेश किया जाता है। इस हीरे को पाने के बाद अब शाह शुजा का बुरा वक्त आरंभ होता है और उससे काबुल छिन जाता है। उसकी पावर खत्म होने लगती है और वो उस हीरे को लेकर भाग निकलता है। शाह शुजा अब उत्तर भारत में एंटर करता है और उसके बाद कश्मीर के राजा अता मोहम्मद उसे धोखे से कैप्चर कर लेता है। पीरियड 1803 to 1839, कोह-ए-नूर्स होम कमिंग, द अपराइजिंग ऑफ शेर पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह। शाह शुजा की बेगम का नाम था वफा बेगम। उन्होंने शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को कोह-ए-नूर देने का वायदा किया शाह शुजा के आज़ादी के बदले। महाराजा रंजीत सिंह इस हीरे को पाने के लिए शाह शुजा को आज़ाद करवाते हैं। वो इस हीरे को पाना चाहते थे क्योंकि ये हीरा अब शक्ति का एक प्रतीक बन गया था। हीरा पाने के बाद रंजीत सिंह ने उसे अपनी पगड़ी में लगाया और उस हीरे को अपना एक दर्जा दिया गया। कोह-ए-नूर अपने नए धारक के साथ ही रहा उनके गुजरने तक। महाराजा रंजीत सिंह को शान शौकत मिली और उन्होंने अपने राज में कई मुकामें हासिल की, लेकिन यह हीरा फिर से अपना रुख मोड़ता है और इस बार बारी थी पंजाब के पतन की। अब दौर आता है अंग्रेजी हुकूमत का। पीरियड 1858 to 1947, द एरा ऑफ ब्रिटिश राज एंड द ग्रेट डिसेप्शन। अंग्रेज तो बहुत वर्षों पहले भारत पे कदम रख चुके थे, लेकिन भारत को कब्जे में लेने के लिए उन्हें पंजाब को जीतना था और महाराजा रंजीत सिंह के होते ये पॉसिबल नहीं था। सन 1823 तक रंजीत सिंह खैबर दर्रा को अपने अधीन ले चुके थे। सन 1839 में रंजीत सिंह ने आखिरी सांस ली। उनके गुजरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र पंजाब और कोह-ए-नूर पे थी। रंजीत सिंह के बाद पंजाब ने 4 सालों में 3 राजाओं का अंत देखा। फिर 1843 में रंजीत सिंह के 5 साल के बेटे दुलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। अंग्रेज़ों को इससे अच्छा अवसर नहीं मिलता पंजाब और कोह-ए-नूर को पाने का। फिर सन 1849 को अंग्रेज़ों ने दुलीप सिंह की माता रानी जिंदन कौर को बंदी बना लिया और फिर छल कपट द्वारा दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर पे दस्तखत करवाया गया। इस ट्रीटी में ये लिखा था कि कोह-ए-नूर ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर किया जाता है और पंजाब का राज्य भी। दुलीप सिंह को उसके माँ से अलग कर इंग्लैंड भेज दिया गया और कोह-ए-नूर क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। इंग्लैंड तक ये हीरा पहुंचाए जाने का सफ़र अंग्रेज़ों के लिए इतना आसान नहीं था। जिस जहाज़ में इस हीरे को ले जाया गया वहाँ कॉलेरा फैला और इस जहाज़ को कई आंधी तूफानों के बीच से गुजरना पड़ा। हीरे के पहुंचने से पहले ही क्वीन विक्टोरिया पर मर्डर का अटेम्प्ट भी हुआ।
इस हीरे से जुड़े अभिशाप को लेकर लोगों में डर समाने लगा। फिर होता है द ग्रेट एग्जीबिशन इंग्लैंड में। दूर दूर से लोग इस हीरे को देखने आए, लेकिन यह हीरा इंग्लैंड पहुंचकर अपनी चमक खो चुका था। कोहिनूर को फिर से तराशा गया, जिससे इसका वजन और कम हो गया। 48 दिन लगे इस हीरे को फिर से तराशने में। अब यह हीरा सिर्फ 106 कैरेट का रह गया था। दुलीप सिंह को यूरोपियन प्रिंस का रैंक दिया गया और उन्हें सिर्फ 2 बार भारत जाने का मौका मिला। दुलीप सिंह बड़े हुए तो उन्हें अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में पता चला और वो अपनी माँ से मिलने गए भारत में। कोशिशें बहुत की उन्होंने कि कोहिनूर को फिर से भारत तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो असफल रहे और फिर 1893 में वो भी दुनिया से चल बसे। कोहिनूर द कंक्लूजन। अदाएं सीख ली तुमने नजरों से कत्ल करने की, मगर तालीम ना सीखी किसी से इश्क करने की। भारत के तमाम कोशिशों के बाद आज भी कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ में है। कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया ने पहली बार अपने मुकुट में सजाकर धारण किया और ये सिलसिला चलता रहा। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ II। आज कोहिनूर इंग्लैंड में टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा है और इंतजार कर रहा है अपने नए सफर का। कोहिनूर ना किसी का तब था, ना किसी का अब है और ना किसी का तब रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म करता हूँ। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।